वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस मुकाबला। मैं हूं प्रियंका संभव। जब हम निवेश करते हैं तो सभी को चाहिए रिस्क फ्री रिटर्न, और आज मुकाबला में ऐसे ही दो निवेश को मैं कंपेयर करने वाली हूं जिसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र, जी हां, वही स्कीम जो पैसा डबल करने का वादा करती है। तो इन दोनों छोटी बचत योजनाओं को समझते हैं ताकि आप फैसला ले सकें कि आपको किस में निवेश करना चाहिए। दोनों ही सरकार की स्कीम है और निश्चित रिटर्न का वादा करती है, इसलिए कम जोखिम वाला निवेश है। लेकिन इन पर मिलने वाला रिटर्न, टेन्योर और मैच्योरिटी में काफी अंतर है जिसे हम करीब से समझने वाले हैं। इस मुकाबले को जज करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और स्मार्ट एक्यूमेन के फाउंडर धनंजय बंथिया। धनंजय, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आज एनएससी और किसान विकास पत्र पर हम बात करने वाले हैं। इन दोनों निवेश को लेकर के आपने क्या महसूस किया है? इसको लेकर के रुझान कैसा है लोगों के बीच में? क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीम है, रिस्क फ्री मानी जाती है, सरकार की स्कीम है, सॉवरेन गारंटी है, और लोगों में इसको लेकर कितना इंटरेस्ट है? जैसे कि आपने राइटली कहा कि जब एक स्कीम सॉवरेन गारंटी के साथ आती है तो बाय डिफॉल्ट एक ट्रस्ट फैक्टर इनबिल्ट रहता है। अगर आप कोई भी इंटीरियर में जाओ तो पोस्ट ऑफिस एक ऐसी संस्था है जो ऑलमोस्ट आपको हर कॉर्नर में मिल जाएगी। तो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों का जो झुकाव है इसके तरफ हिस्टोरिकली रहा है और आज के डेट में भी लोग प्रिफर करते हैं दोनों विकल्प को। और दोनों स्कीम के बारे में हम बात करें तो एनएससी और केवाईपी जो किसान विकास पत्र है, दोनों के लेने के पीछे ऑब्जेक्टिव अलग है। लाइक हम बात करें टैक्स सेविंग की तो सबसे पहले एनएससी आता, और इंडिया में जो डबल को लेके है ना, वो एक अलग ही इन्फेक्चुएशन है। तो वहां पर लोग ऐसी स्कीम खोजते हैं जहां पर मेरा पैसा डबल हो जाए। तो मुझे लगता है कि केवीपी वहां पर स्टैंड आउट करता है। तो दोनों के अलग फैन बेस है और दोनों की रिक्वायरमेंट जो इन्वेस्टर की अलग होती है। तो मुझे लगता है कि दोनों हिट है अपने अपने सेगमेंट में। बिल्कुल सही कहा धनंजय जी ने कि दोनों के अलग अलग फैन हैं, और फैन बनने के पीछे वजह क्या है? जो लोग टैक्स बचाना चाहते हैं वो एनएससी के फैन है, जो अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं वो किसान विकास पत्र के फैन है। चलिए अब हम इनके एक एक करके फीचर्स लाते हैं और समझते हैं इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो समझिए कि आप ये निवेश कहाँ कर सकते हैं। एनएससी की बात करें तो ये कुछ अधिकृत बैंक और पोस्ट ऑफिस में निवेश किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप ये निवेश कर सकते हैं। किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस के अलावा सभी सरकारी बैंक में खोला जा सकता है, और साथ ही में 3 प्रमुख प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक में भी निवेश होता है। पासबुक या इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट में ये जारी होता है। ध्यान रहे, ये दोनों ही जो थे ना, पहले पेपर सर्टिफिकेट्स के तौर पर आते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप इनमें निवेश कर सकते हैं, और साथ में आप किसान विकास पत्र में अपना खाता भी खुलवा सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने की तरफ ये कदम है। 2016 के पहले तक आप केवल जो है एक पेपर फॉर्म में ही केवीपी में निवेश करते थे, लेकिन अब ई मोड में आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, और वो है कि टेन्योर कितना है, और ये इन दोनों में अच्छा खासा अंतर आपको नजर आएगा। बहुत जरूरी फीचर है। 5 साल का टेन्योर है एनएससी में, आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं, और किसान विकास पत्र में अभी जो टेन्योर है वो है 9 साल 7 महीने का है। मैच्योरिटी के बाद कुल जमा और कुल ब्याज आपको मिलाकर एनएससी में वापस कर दी जाती है 5 साल के बाद। लेकिन किसान विकास पत्र में एक वादा रहता है कि आपका पैसा डबल होगा। ये ब्याज पर निर्भर करेगा कि इसका टेन्योर कितना होगा। किसान विकास पत्र का टेन्योर अभी हम कह रहे हैं 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने का है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि जो मौजूदा ब्याज है उसमें ये निवेश आपका इतने दिनों में डबल हो रहा है, इसीलिए अभी 115 महीने का है। कितना ब्याज मिलेगा इसमें मैं समझाती हूँ, उसका टेन्योर कैसे बदलता है, फ्लेक्सिबल रहता है। अभी जो लघु बचत योजना पर ब्याज जो मिल रहा है इस तिमाही में, अप्रैल मई जून 2023 में हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एनएससी में आपको ब्याज मिल रहा है 7.7% का, और किसान विकास पत्र में मिल रहा है 7.5% का। ब्याज कंपाउंड होकर मिलता है दोनों ही स्कीम में। पूरी अवधि के दौरान मौजूदा ब्याज आपको मिलता रहेगा। दोनों में ये कॉमन फीचर है। और जब मैं ये कह रही हूँ कि दोनों में आपको पूरी अवधि के दौरान समान ब्याज मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जून 2023 में मान लीजिए निवेश को शुरू किया है और जाकर के सितंबर 2023 में निवेश, अगर ब्याज सरकार बदलती भी है तब भी आप उसी ब्याज पर निवेश करते रहेंगे। अब देखते हैं केवीपी का टेन्योर कैसे बदलता है, कैसे डायनेमिक रहता है। इसमें पैसा डबल होने की बात सरकार करती है, तो अब इस पर डिपेंड करेगा कि ब्याज कितना मिल रहा है। हर तिमाही में अगर ब्याज रिव्यू होता है तो ब्याज
घटता बढ़ता रहता है, और जब ब्याज घटता बढ़ेगा तब इसका टेन्योर भी बदलेगा। जैसे कि जनवरी से लेकर के मार्च में जब इसका ब्याज केवीपी का 7.2% था, तब 120 महीने लग रहे थे पैसे को डबल होने में। अब जब इसका ब्याज बढ़ चुका है तब 115 महीने लग रहे हैं। इसीलिए ये डिपेंड करेगा कि कितना ब्याज केवीपी में मिल रहा है। 7.2 पर इसको 120 महीने लग रहे थे पैसे डबल करने में, और अब जब 7.5 ब्याज है तो ये 115 महीने में डबल हो रहा है। इसलिए इसका जो टेन्योर है, मैं कह सकती हूँ वो डायनेमिक है। अब अपने एक्सपर्ट को हम लेकर आते हैं। मुझे लगता है धनंजय, ये जो पैसा डबल करने का जो वादा है केवीपी का, ये इसको हिट बनाता है लोगों में। एब्सोल्युटली। मैंने आपको जैसे राइटली कहा कि एज ए इन्वेस्टर जब भी हम बात करते हैं कोई इन्वेस्टर से, तो एक सवाल तो कॉमन रहता है कि सर अब मैं पैसा डाल रहा हूँ तो डबल कितने साल में होगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड में डाले या कोई भी स्कीम में डाले। ये जो डबल वाला फैक्टर है ना कहीं एक गाइडिंग फैक्टर रहता है हर इन्वेस्टर के पीछे। तो एज अ इन्वेस्टर आपको ये समझना है कि डबल आप कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिटर्न, लेकिन इसके पीछे आपकी एक और मैथमेटिक्स होनी चाहिए कि इस दौरान हमारा इन्फ्लेशन का वाला फैक्टर भी क्या रहता है। तो अगर हमारा इन्फ्लेशन फैक्टर और हमारा जो इंटरेस्ट फैक्टर है दोनों मैच करता है, तो टेक्निकली हमारी जो परचेजिंग पावर है वो 10 साल बाद वहीं स्टैंड करेगी जो आज खड़ी हो रही है। तो आपको ये वाले फैक्टर भी देखना है। हम जब बात कर रहे हैं प्लेन वैनिला में, जहां पर हमने टैक्सेशन को इनबिल्ड नहीं किया है, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट टैक्सेबल है, जो भी आपको ब्याज मिलता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप हायर ब्रैकेट में हैं तो उसके एडजस्टमेंट करने के बाद कहाँ आप लैंड अप होते हैं, ये कैलकुलेशन अपने एडवाइजर या अपने फाइनेंशियल प्लानर को आप कंसल्ट कीजिए। शायद वो आपको बेहतर आइडिया दे पाए कि एक्चुअली आप 10 साल बाद कहाँ स्टैंड होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस मेरी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है और पार पार हम देखें, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपका पैसा जो है बचेगा। शायद लॉन्ग टर्म में बनना हो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद में, इसमें हम क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। ओके, सो टोटली धनंजय बहुत ही यहाँ पर जो है क्रिटिकल हो रहे हैं इस पॉइंट को लेकर के कि अगर आपको लग रहा है डबल हो जाएगा तो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो देखिए, क्योंकि इस पर आपको टैक्स भी लगने वाला है। पॉइंट टेकन धनंजय। अगले पॉइंट में हम आएंगे आपके पास, लेकिन अब बताते हैं न्यूनतम निवेश और मैक्सिमम निवेश कितना कर सकते हैं। तो दोनों में ही ये बिल्कुल सेम फीचर है। दोनों में ही न्यूनतम निवेश 1,000 रुपए का किया जा सकता है। अधिकतम आप जितने का चाहे उतने का निवेश कर सकते हैं। अधिकतम सीमा पर कोई भी इसमें रोक नहीं है। अब आ गए हम 5वें फीचर पर कि कौन कितना निवेश कर सकता है इन दोनों में। तो सबसे पहले समझते हैं कि दोनों में ही निवेशक अपने नाम पर इसे खरीद सकते हैं। किसान विकास पत्र, जैसा कि नाम है, पहले केवल किसानों के लिए ये शुरू हुई थी, लेकिन बाद में सभी लोग अलाउड हो गए इसमें निवेश करने के लिए। कितने भी सर्टिफिकेट आप खरीद सकते हैं। इसी तरह किसान विकास पत्र में भी कितने भी सर्टिफिकेट खरीदे जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा मैक्सिमम आप कितना निवेश करें इस पर कोई रोक नहीं है, तो किसी के पास कितना भी ये हो सकता है। अभिभावक अपने बच्चों के लिए भी खरीद सकते हैं। बच्चे अगर 10 साल से ऊपर का है और खुद हस्ताक्षर कर सकता है तो वो खुद भी जो है उसका ओनर हो सकता है। जॉइंट अकाउंट में खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, जॉइंट अकाउंट में 3 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। 3 लोगों को मिलाकर एक जॉइंट अकाउंट बन सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा लोग नहीं हो सकते एक अकाउंट में। तो ये है प्रोसेस कि कैसे आप खरीद सकते हैं, अपने नाम पर भी, बच्चों के नाम पर भी। जॉइंट अकाउंट भी इसमें हो सकता है, बस नॉमिनी को जो है ज़रूर इसका आपको ख्याल रखना है। अब आते हैं अपने छठे फीचर पर, जो कि बहुत ज़रूरी फीचर है और ये इन दोनों को एक दूसरे से काफ़ी अलग कर देता है। रिस्क फ्री है लेकिन टैक्स फ्री नहीं है ये दोनों निवेश। कैसे होती है टैक्स की देनदारी, ये समझिए। जब बात हम करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो इसमें जमा किए गए पैसों पर इनकम टैक्स की धारा 80C की टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ये छूट एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की ही मिल सकती है। ख्याल रखें कि ये छूट सेक्शन 80C के तहत सारे निवेशों को मिलाकर मिलती है, केवल एक्सक्लूसिवली एनएससी के लिए नहीं है, तो इसका ख्याल रखिएगा। एनएससी से मिले ब्याज पर भी आपको जो है उसे फिर से अगर निवेश करते हैं तो उसे भी आप सेक्शन 80C के तहत छूट ले सकते हैं। ये ब्याज निवेशक को 5 साल तक नहीं मिलता है, लेकिन एनएससी के ब्याज पर टैक्स छूट पाने के लिए इसे हर साल के इनकम टैक्स रिटर्न में आपको दिखाना होगा। ब्याज की रकम की जानकारी आपके एनएससी अकाउंट के स्टेटमेंट में मिल जाएगी। इसे रिटर्न में अन्य स्रोत से आय के कॉलम में आप बताएंगे।
अब बात किसान विकास पत्र की, जिसमें आपको किसी भी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलती है। इसकी जगह पर सेक्शन 80C का लाभ नहीं मिल रहा है। हर साल जो इसकी आपको ब्याज मिलेगी उसे आपकी अन्य स्रोत से होने वाली आय के रूप में गिना जाएगा। लेकिन अगर इसकी ब्याज को मिलाने के बाद भी आपकी कुल आमदनी टैक्स के लायक नहीं है तो फॉर्म 15G या 15H जमा करके आप TDS में की छूट पा सकते हैं। सामान्य लोगों के लिए जमा पर 40,000 से अधिक ब्याज पर 10% TDS लगता है, जबकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो फिर 60,000 से अधिक ब्याज पर 10% टैक्स देना होता है। तो टैक्स के मामले में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक में आपको टैक्स छूट मिल रही है, लेकिन ध्यान रहे जब वो 5 साल के बाद NSC की रकम आपके पास आती है तो उसके ब्याज को आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है, और कुल आपकी इनकम अगर टैक्सेबल बनेगी उसे जोड़ने के बाद तो उस पर टैक्स भी देना पड़ता है। चलते हैं अपने एक्सपर्ट धनंजय बंथिया के पास। धनंजय, जहां तक टैक्स की बात है वहां NSC को एज मिल रहा है कि आप जो भी निवेश करेंगे उस पर आपको छूट मिलेगी, लेकिन ब्याज पे टैक्सेबल हो जाएगा, और KVP पर तो कोई टैक्स छूट ही नहीं है। एब्सोल्युटली। तो जैसे मैंने कहा कि जो NSC है जनरली वो टैक्स सेविंग एक कोर पर्पस होता है उसमें इन्वेस्टमेंट के पीछे, और टाइम फ्रेम जबकि 5 साल है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई सेफ खेलना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो जो मार्केट की जो ऊपर नीचे जो मूवमेंट है उसको नहीं फेस करना है, तो फ्रॉम अ टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू और जो ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन KVP का जो मैंने बोला कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही है कि एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लोग इसे पैसा डालते हैं, जहाँ की हमने बताया कि पॉइंट ऑफ एंट्री में उन्हें ATC जो बेनिफिट है वो एप्लीकेबल नहीं है, और दोनों का जो ऑन इंटरेस्ट जो आप इंटरेस्ट जनरेट करते हैं वो टैक्सेबल होती है इन द सेम एज पर द स्लैब। तो फ्रॉम इंटरेस्ट जो आपको मिलता है उसकी टैक्सेशन लायबिलिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है बोथ द डिपॉजिट में, लेकिन जो एज रहता है NSC का और KVP है वो है उसकी पॉइंट ऑफ एंट्री वाला टैक्स बेनिफिट जो कि ATC है। आज के डेट में बहुत सारे अदर इंस्ट्रूमेंट हैं जो ऑलरेडी उसका पार्ट है, तो ये जो कंबाइंड है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया वो भी ATC के अंडर जा रहा है, फिर भी अगर आपने बच्चों की ट्यूशन फीस दी वो भी ATC के अंडर जा रहा है, इसके साथ में आप ये NSC का ऐड कर रहे हैं तो ये 1.5 लाख का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जहाँ लिमिटेशन नहीं कि आप कितना पैसा डाल सकते हैं, आप चाहें तो साल में 10 लाख डाल सकते हैं, 15 लाख भी डाल सकते हैं बेस्ड ऑन योर अकाउंटेड इनकम, तो मुझे लगता है कि टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट एट पार है, लेकिन एंट्री में खाली दोनों में गैप है। ओके, सो चलिए, एज है NSC को, पर उतना भी बड़ा एज नहीं है, क्योंकि जो भी आपको ब्याज मिलेगी उस पर आपको तो टैक्स अपने इनकम के अनुसार देना ही होगा। अब समझते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र को क्या आप उनके टेन्योर के पहले यानी मैच्योरिटी के पहले भुना सकते हैं या नहीं। तो NSC, जैसा कि मैंने कहा, 5 साल का टेन्योर है, उससे पहले अगर आपको पैसे निकालने हैं तो ये केवल स्पेशल कंडीशन में ही आपको परमिशन मिलेगी। अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाने पर, अदालत की ओर से कोई आदेश जारी हुआ हो, या संपत्ति के जब्त होने की स्थिति में। लेकिन समय से पहले अगर आप ये पैसे विड्रॉ करें तो इसके नुकसान भी होते हैं। क्या नुकसान होते हैं वो देख लीजिए। आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, जितना पैसा जमा था सिर्फ उतना ही आपको वापस मिल जाएगा। हाँ, लेकिन 1 साल के बाद और 5 साल के पहले अकाउंट बंद कराते हैं तो ब्याज में कटौती करके पैसा वापस मिलेगा। 1 साल मिनिमम आपको ये अकाउंट चलाना है, तब कटौती करके ये पैसा मिल रहा है। KVP को भी मैच्योरिटी के पहले भुनाने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में मिलती है। खाता धारक की मृत्यु होने पर, गैजेटेड ऑफिसर द्वारा सर्टिफिकेट जब्त किए जाने पर, या फिर किसान विकास पत्र की अवधि 2.5 साल पूरी हो जाने के बाद ही आप जो है इसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके क्या नुकसान है ये भी समझ लीजिए। अगर आप समय से पहले यहाँ से पैसा विड्रॉ करते हैं, आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कुछ पैसा पेनल्टी के रूप में काटा जाएगा। 1 साल बाद पैसा निकालते हैं तो कोई जुर्माना नहीं होगा, लेकिन ब्याज की दर कम हो जाएगी। 2.5 साल के बाद पैसा वापस निकालते हैं पर कोई पेनल्टी नहीं है और ब्याज भी पूरा आपको मिलता है। तो ये है प्री मैच्योरिटी से जुड़े इन दोनों के ही नियम। तो प्री मैच्योर विड्रॉल को लेकर के दोनों ही निवेश काफ़ी रिजिड है। आपको कुछ खास परिस्थितियों में ही पैसा निकालने की अनुमति मिल रही है, पेनल्टी भी लग सकता है, ब्याज आपको कम मिल सकता है, इस बात का ख्याल रखें। अब आगे हम आखिरी फीचर पे, जो बहुत ही ज़रूरी फीचर है इन दोनों ही निवेश का, लोन की सुविधा। इन दोनों में ही, चाहे NSC हो या फिर किसान विकास पत्र हो, इन दोनों को आप सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं और बैंक और वित्तीय संस्थान से इस पर आपको लोन मिल सकता है। लोन पर ब्याज कितना होगा और कितने समय के लिए लोन होगा, ये उस संस्थान पर डिपेंड करेगा जो जहाँ से आप लोन ले रहे हैं। अलग अलग नियम हो सकते हैं हर संस्थान के, लेकिन हाँ, इन दोनों ही निवेश का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको इसमें लोन मिल जाता है। अब हम लेकर आएंगे अपने एक्सपर्ट को
धनंजय बंतिया मेरे साथ हैं। धनंजय, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोन को लेकर के ये दोनों में एक अच्छी सुविधा है कि अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप लोन ले सकते हैं। लोन का क्या प्रोसेस होता है, आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। जैसे अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, तो एज ए कोलेटरल बैंक इसे ले लेती है। और जनरली क्योंकि एज ए कोलेटरल के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जनरली जो ये प्रोडक्ट की ऑफरिंग होती है उससे 1.5-2% ज्यादा होती है। तो अगर आप पर्सनल लोन लें या दूसरे प्रकार के लोन लें, तो उसमें इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा आपको चार्ज किया जाता है, क्योंकि आप एक बैकअप दे रहे हैं जो अमाउंट की आप लोन ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम योर इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो आप ब्याज दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको उसमें काफी रिजनेबल रेट के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि लोग जो अपनी सेविंग पैटर्न को बिल्डअप करते हैं, उनके माइंड में रहता है कि इन सेविंग को तोड़ना नहीं है। उनको पता है कि यस, मैंने जो लोन लिया है 3-6 महीने के लिए, इसको लेके मैं चुका सकता हूँ। क्योंकि एक बार जो पैसा डिपॉजिट किया गया एक बार टूट जाता है, तो फिर से वो डिपॉजिट बिल्डअप करना काफी पेनफुल होता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ये जानते हैं कि अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट है, मुझे इसमें 7-7.5% ब्याज मिल रहा है, जब मैं लोन लूंगा तो मुझे 9% लगेगा। उनको ये 1-1.5% देना मंजूर है। वो चाहते हैं कि मेरी जो सेविंग की पैटर्न है ना, ये डिस्टर्ब नहीं हो। तो मुझे लगता है कि ये काफी अट्रैक्टिव है। और क्योंकि एक बैक्ड है, बैंक को एक मॉर्गेज मिल जाता है, कोलेटरल मिल जाता है जिसके बिहाफ में बैंक लोन देती है, तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा विकल्प रहता है उनके पास टू टेक अ लोन इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो बैंक भी कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि आप एक चीज़ जो है वो गिरवी रख करके वो लोन ले रहे हैं। अब ये बताइए धनंजय कि फैसले की घड़ी है, किसके लिए कौन सा निवेश सही है? अगर मैं कहूँ एनएससी वर्सेस केवीपी, आप एक विनर डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? विनर एक्चुअली डिक्लेयर करना दिक्कत है। कारण क्या है कि जैसे आप बच्चे को पूछते हैं कि मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो कि पापा से, तो शायद वो बच्चा अलग अलग पैरामीटर में कॉल ले। वैसे ही एनएससी जनरली टैक्स सेविंग के लिए स्टैंड आउट करता है, क्योंकि अवधि छोटी है, बट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। आपके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है, जहां पर आप उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, बच्चों का एजुकेशन है, जहां पर आपके फिक्स गोल है, वहां पर केवीपी स्टैंड आउट करेगा। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए केवीपी, टैक्स सेविंग और छोटे अवधि के लिए एनएससी स्टैंड आउट कर सकता है। ओके, सो आपने दोनों के लिए अलग अलग फ्रंट में दोनों को विजेता दिया है, आपने एक तरह से सेफ खेला। अब मुझे ये बताइए, एनएससी या केवीपी, अगर किसी के पास ये है और उनकी वो नहीं रहते हैं और उनके परिवार वालों को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने इसमें निवेश किया है? इसके लिए आप क्या सलाह देते हैं कि कौन सी वो जानकारी जो परिवार वालों को जाननी चाहिए इस तरह का, जब आप कोई निवेश कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म है? जनरली हम रेकमेंड करते हैं कि प्लीज रिकॉर्ड कीपिंग कीजिए अपने फाइनेंशियल डिटेल का, एक एडवाइजर को रखिए। इन केस कहीं मिसप्लेस हो गया है या फिर आपको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन गो टू द लोकल पोस्ट ऑफिस, जहां पर कि आप डिटेल्स शेयर कर सकते हैं पोस्ट मास्टर को और जो कंसर्न अथॉरिटी को, वो शायद डिटेल फेच करके आपको दे दें। तो रिकॉर्ड कीपिंग काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेंटेन कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए कि आपके फाइनेंशियल्स का रिकॉर्ड कहाँ कहाँ है। और एक एडवाइजर हो तो एडवाइजर डेफिनेटली आपके रिकॉर्ड कीपिंग में आपको हेल्प कर सकता है। तो दिस इज द वे यू कैन फाइंड इट आउट। और जब ये प्रोडक्ट जो है एनएससी हो या किसान विकास पत्र है, अगर ये मेच्योर हो जाता है और मेच्योरिटी की वक्त से विड्रॉ नहीं किया होता, तो क्या ये ऑटोमेटिकली फिर री इन्वेस्ट हो जाता है? ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट नहीं होता है। वहां पर क्या होता है कि आपको 2 साल तक जो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट स्कीम की जो इंटरेस्ट है, आपको 2 साल तक मिलती है। उसके बाद में दैट इंटरेस्ट भी आपको नहीं मिलता है। तो 2 साल के अंदर में आपको जो है फिर से इसको री इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऑटो री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है इसमें। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच धनंजय, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सो धनंजय बंतिया बताते हुए कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र डिपेंड करेगा आपका लक्ष्य कितना लंबा है। अगर आप 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और टैक्स बचाना अगर आपका जो है मकसद है, तो एनएससी आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे एनएससी के ब्याज पर आपको टैक्स देना होता है। जहाँ तक बात किसान विकास पत्र की, पैसा डबल होगा लेकिन लंबा वक्त लगाएगा। तो आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा निवेश करेंगे, अपने लक्ष्य के हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।